बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स हुई हैं और इन सियासी डेवलपमेंट्स के बहुत अहम असरात मुरतब होंगे। एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वफाकी हुकूमत में शामिल ना होने का फ़ैसला किया है, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी डेवलपमेंट है वो है तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद मेंबरान हैं उनकी जमात इस्लामी और MWM में शमूलियत। अब ज़ाहिर है इनके बड़े दूरस्थ असरात हैं। एक तो वजह यह है कि अगर ये तहरीक इंसाफ फ़ैसला करती है तो इसका इन्हें बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या है कि इनको स्पेशल सीट्स मिलनी है। कितनी स्पेशल सीट्स मिलेंगी ये इस वीलॉग का अहम हिस्सा है। लेकिन पहले मेरा ख्याल है कि बात करते हैं ये जो जोड़ तोड़ की सियासत चल रही थी, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सदारत में 2 रोज़ तक जारी रहने वाले इजलास में ये फ़ैसला किया गया था ना कि जी पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि हम निज़ाम को डिरेल नहीं होने देंगे, हम एक बार फिर मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाने नहीं देंगे। यानी कि वो कहते हैं कि हम वजारतों में शामिल नहीं होंगे, हम वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून जिसे भी वज़ीर आज़म के लिए अपना उम्मीदवार नामज़द करेगी हम उसकी हमायत करेंगे। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती कि फिर करेंगे क्या? आप हुकूमत की हमायत करेंगे और उसके साथ साथ आप कह रहे हैं कि हम अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो अपोजिशन लीडर होंगे। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपोजिशन लीडर तो बन नहीं सकते, क्योंकि अगर पार्लिमान ने अददी अक्सरियत के हवाले से फ़ैसला करना है तो तहरीक इंसाफ से जो ज़्यादा सीटें हैं वो आज़ाद मेंबरान की हैं, जो कि तहरीक इंसाफ के पास है। और तहरीक इंसाफ भी किसी ना किसी सियासी जमात का हिस्सा बन जाएगी। अब वहाँ पे ज़ाहिर है पार्लिमान में तहरीक इंसाफ का वजूद तो नहीं होगा, लेकिन उनके इन मेंबरान की हकीकत से आप इनकार तो नहीं कर सकते। तो चूँकि उनकी अददी अक्सरियत ज़्यादा होगी तो फिर अपोजिशन लीडर का ओहदा भी उनके पास होगा, ये बिलावल साहब के पास नहीं जा सकता। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यह कहा कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब हमारे सदर मुमलिकत के उम्मीदवार होंगे, और इसके अलावा और ख़बर भी है। ये तो सारी चीज़ें थी आपके सामने। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल मामला क्या है, जो कि इनसाइड स्टोरी है। देखिए सर, ये कोई पहला मौका नहीं है कि इस किस्म की जो सियासी बयानबाजी है वो हमें नज़र आ रही। आप ज़रा थोड़ा सा माजी में जाएं तो 2008 के इंतखाबात, उस वक़्त भी इस किस्म के ही रिज़ल्ट्स आए थे। किसी भी सियासी जमात के पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो इंतखाबात हुए उसमें पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पे तो उभरी ज़रूर थी, लेकिन उनके पास हुकूमत कायम करने के लिए जो मतलूबा अक्सरियत है वो मैसर नहीं थी, वो उनके पास नहीं थी। तो लिहाजा उस वक़्त ये फ़ैसला किया गया था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मरकज़ और पंजाब में हुकूमतें कायम की। उस वक़्त चूँकि पीपल्स पार्टी के पास अददी अक्सरियत थी तो लिहाजा वज़ीर आज़म का ओहदा उनका हक था, लेकिन उस वक़्त मुस्लिम लीग नून ने यही फ़ैसला किया था। उन्होंने भी कहा था कि जी हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमारा और पीपल्स पार्टी का जो है वो एक बुनियादी नज़रियाती इख्तलाफ है, हमारी सियासत और उनकी सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हमारा नैरेटिव और है, उनका और है। तो इस किस्म की बातें वही बातें जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की थी। तो लिहाजा उन्होंने कहा जी हम सपोर्ट करेंगे, वजारतें नहीं लेंगे। लेकिन बाद में जब चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज हुई और जिस वक़्त असम्बली का इजलास कॉल किया जाना था, जिस वक़्त हलफ उठाया जाना था, हलफ के बाद जो है स्पीकर का इलेक्शन होना था, डिप्टी स्पीकर का होना था, बाकी प्रोसेस ने आगे बढ़ना था, तब तक सारे फैसले हो चुके और दोनों जमातें जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा बनी। आज भी सिचुएशन वैसी ही है। आज जो फैसला पीपल्स पार्टी कर रही है वो कल नून लीग कर रही थी, लेकिन अभी तो बड़ा टाइम बाकी है। अभी आप देखें ना कि ये 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास होना है, तो अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है। अभी तो 22 फरवरी तक ये तमाम जो नौ मुंतखब अराकीन असम्बली हैं इनके नोटिफिकेशन होने हैं, गज़ट नोटिफिकेशन होना है। फिर उसके बाद लोगों ने इधर उधर जाने के फ़ैसले भी करने हैं, लेकिन शायद उससे पहले कुछ फ़ैसले होना शुरू हो जाएं, क्योंकि इमरान खान ने भी तो फ़ैसला सुना दिया ना। उन्होंने कहा कि हमारे लोग जो हैं वो जमात इस्लामी
को ज्वाइन कर लेंगे और उसके अलावा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को शामिल कर लेंगे, उसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये जो फ़ैसला इमरान खान साहब की तरफ से किया गया है, ज़ाहिर इसका मकसद ये है कि लोग जो है वो छोड़ के ना जाएं, उन पर एक जो कानूनी पाबंदी है वो लागू हो जाएगी ना, फिर वो जमात इस्लामी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जो पार्टी डिसिप्लिन है उसके पाबंद हो जाएंगे, उन पर डिफेक्शन क्लॉज लागू हो जाएगी। तो ये एक कानूनी जो तकाजा है उसको पूरा करने के लिए इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला तो सादर फरमा दिया, लेकिन इसके जो नताइज हैं वो मुझे लगता है कि उस तरह से नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ज़ाहिर है आपने अगर ये फ़ैसला लिया तो उसके बाद दूसरा बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है कि आपको जो स्पेशल सीट्स हैं वो मिलनी चाहिए, और ये अच्छी खासी सीट्स होती हैं। ये कोई ऐसे नहीं है कि जनाब ये चंद एक दो सीटों की बात नहीं है, बल्कि ये काफ़ी सीट्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पंजाब असम्बली की, तो पंजाब असम्बली में 66 ख़वातीन की नशिस्तें हैं, जिनमें 8 जो हैं वो अक़लियतों की नशिस्तें भी। इसी तरह से कौमी असम्बली में भी यही तनासुब है कि वहाँ पर भी ख़वातीन की नशिस्तें आनी है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अब PTI की जितनी सीट्स हैं जनरल सीट्स, इस पर इनको कितनी सीटें मिल सकती थी। लेकिन अब यहाँ पे एक आइनी सवाल ये था कि आप जिस भी पार्टी में जाएं, क्या उस पार्टी ने ये जो स्पेशल सीट्स के हवाले से एक प्रायोरिटी लिस्ट जमा करवानी थी, क्या वो जमा करवाई है? तो मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन कबल एक निजी TV चैनल के प्रोग्राम में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबरा राजा अल्लामा नासिर अब्बास साहब जो हैं ये मौजूद थे, और इनसे ये सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमने तो ऐसी कोई लिस्ट जमा ही नहीं करवाई थी, और जमात इस्लामी ने भी अगर कोई जमा करवाई होगी तो कितने लोग उसमें होंगे। तो ये तो सवाल है कि फिर इनको फ़ायदा तो शायद नहीं होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ वालों ये कहते हैं कि जी अगर हम इस जमात में किसी में भी शामिल हों तो ये हमारा बुनियादी हक है कि हमें हमारा मैंडेट दिया जाए, और इसके लिए हमें अब इलेक्शन के बाद लिस्ट जमा करवाने की इजाज़त दे दी जाए। और उनका ख्याल है कि हम चले जाएंगे अदालत में और अदालत हमें रिलीफ दे देगी। अच्छा, इस हवाले से साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब जो हैं उनका भी एक मैं बयान देख रहा था। उन्होंने कहा कि जी अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। कानून के मुताबिक ये जो प्रायोरिटी लिस्टें थी ये 13 से 17 जनवरी तक जमा करवानी थी। अब तो ये मामला गुजर चुका, अब किसी भी सूरत नई लिस्टें जमा नहीं करवाई जा सकती। लेकिन बिलाखिर ये मामला किसी ना किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चला जाएगा, अदालत इस पर फैसला करेगी। दोनों ओपिनियंस जो हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि ये जो डिसीजन लिए जा रहे हैं जमात इस्लामी में शामिल होने के या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल होने के, इनसे शायद पार्टी जो है वो इंतशार का शिकार होगी। लोगों में जो है वो इस पर आपको नज़र आएगा कि लोग इस पर एतराज़ करते हुए दिखाई देंगे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने शामिल होना है, यानी कि जो अरकान असम्बली मुंतखब हुए हैं, उनमें आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। और इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बातें फरमा रहे हैं, ठीक है, वो उनका कहना अपनी जगह, लेकिन सर क्या पाकिस्तान में ये जो सिस्टम है इसको डीरेल होने दिया जाएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों जमातों ने मिसाके जमहूरियत किया है, और उस मिसाके जमहूरियत में जो वादे किए गए इख्तलाफात के बावजूद और किसी भी किस्म के हालात के बावजूद, दोनों जमातों ने उस मिसाके जमहूरियत को तस्लीम भी किया है और उस पर कारबंद भी रहे हैं। 2008 का मैंने बता दिया कि हुकूमत बन गई थी, बन अब भी जाएगी। और अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आ रही तो जरा थोड़ी सी और वजाहत कर दूं कि माजी में उसी 2008 वाला जो टिन्योर था जिसमें परवेज़ मुशर्रफ सदर मुमलिकत थे, और इन्हीं दोनों जमातों ने इकट्ठे चलने का फ़ैसला किया, लेकिन इकट्ठे नहीं चल सके थे और अलहदगी होगी। यानी कि मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, नून लीग ने वजारतें छोड़ी और अपोजिशन में बैठ गई, और पंजाब में अपोजिशन जो है वो पीपल्स पार्टी के पास चली गई, उन्होंने वजारतें छोड़ दी थी। लेकिन इसके बावजूद उस वक्त क्या हुआ, परवेज़ मुशर्रफ का मुआखज़ा करने का फ़ैसला हुआ, जिसकी वजह से परवेज़ मुशर्रफ ने मुआखज़े से बचने के लिए इस्तीफ़ा दिया और घर चले गए। उसी वक्त उसी दौर में परवेज़ मुशर्रफ ने वर्दी भी उतारी थी, और ये किन्होंने करवाया? ये इन्हीं मिसाके जमहूरियत वालों ने करवाया। इतना प्रेशर डाल दिया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को ये फ़ैसले लेने पड़े। इन्हीं दोनों जमातों ने मिलके
18वीं तरमीम की थी। ये बहुत बड़ी जो है वो तब्दीली थी और इस 18वीं तरमीम के बाद मरकज़ के जो इख्तियारात हैं वो कम हुए और सूबों के पास इख्तियारात और वसाइल ज़्यादा चले गए हैं। इस वक्त अगर कोई हुकूमत ज़्यादा पावरफुल है तो वो किसी भी सूबे की हुकूमत है, मरकज़ की हुकूमत उतनी पावरफुल नहीं है। हाँ, मरकज़ी हुकूमत ज़ाहिर है वो पाकिस्तान को बिलोंग कर रही है, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत है, दुनिया के साथ ताल्लुकात, रिलेशन, सारे मामला उधर होते हैं वजाहत तो। लेकिन पैसा जो है ना, पैसा सर सूबों के पास चला गया है। तो 18वीं तरमीम इन्होंने मिलके की थी। इसी तरह आइन में जो कई किस्म की बुनियादी तरामीम हुई वो इन्होंने मिलके की थी। 58(2)B जिसके ज़रिए ऐवान सदर में बैठे हुए माजी के जो नुमाइंदगान थे, माजी में जो ऐवान सदर में थे, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और मुंतखब पार्लिमान को ज़िबा कर दिया। मुंतखब हुकूमतों को घर भेजा गया। 2 हुकूमतें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िबा की गई इसी वजह से 58(2)B की तलवार के ज़रिए, और इसी तलवार के ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ की 2 हुकूमतें जो हैं वो ख़त्म हुई। तो ये जो सारी सूरत हाल है, ये बताने का मकसद ये है कि सर अभी भी ये दोनों मेचोरिटी का मुजाहरा करेंगे। और अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि बिलावल साहब कह रहे हैं जी हम वजारतें नहीं लेंगे लेकिन हम हुकूमत को गिरने भी नहीं देंगे, हम पार्लिमान को ख़त्म होने भी नहीं देंगे, हम मुल्क को एक बार फिर ये जो मार धाड़ वाले इलेक्शन हैं उनकी तरफ नहीं जाने देंगे। चूँकि इलेक्शन होगा तो फिर वही सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो वो कहते हैं हम ऐसा नहीं करने देंगे। तो फिर होगा क्या सर? होगा ये कि सबको ज़िम्मेदारी जो है वो उठानी पड़ेगी, ज़िम्मेदारी का भार उठाना पड़ेगा और मिल के चलना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इससे पहले ये चले हैं। इस सिचुएशन में ये कैसे मुमकिन है कि आप चंद मतलब अगर पीपल्स पार्टी ना हो, MKM, इसी तरह JUI और बाकी चंद लोग आप शामिल कर भी लें तो ये 105, 7 या 10 लोग बनेंगे। तो ये 105, 7 या 10 लोगों की जो होगी हुकूमत, ये तो मिनॉरिटी की हुकूमत होगी। तो ये फिर कैसे फैसले करेगी? और अगले आने वाले दिनों में जो मुश्किल फैसले होने जा रहे हैं उसका वज़न कौन उठाएगा? तो सर ये नहीं होगा। आने वाले दिनों में ये जो इजलास होने जा रहा है कौमी असम्बली का, उससे पहले ये तमाम फैसले आपके सामने जो है वो आ जाएंगे और एक ही मेज़ पे आपको बैठी हुई ये क़यादत नज़र भी आएगी और फैसले अनाउंस करेगी। चूँकि फ़ैसला ये है कि अगर सदर ममलिकत आसफ़ अली ज़रदारी है और बिलावल साहब के मुताबिक वो उनके उम्मीदवार भी हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जनाब अली वो सदर उनका हो, गवर्नर वो चाहते हैं ये हमारा हो, वो चाहते हैं जी स्पीकर हमारा हो, आइनी ओहदे हमारे पास हो, चेयरमैन सेनेट हमारा हो, लेकिन वज़ीर आज़म किसी और का हो और वज़ीर भी किसी और के हों, अमलन इख्तियारात हमारे पास हों। तो सर ऐसे तो कोई नहीं आएगा ना। तो लिहाजा होगा ये कि अगर आसफ़ अली ज़रदारी साहब सदर हैं तो फिर वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून से होगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून से वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा? अब लग तो यही रहा था कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन शहबाज साहब ने कह दिया कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का यह कहना कि मैं वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल नहीं हूँ लेकिन मुस्लिम लीग नून को हम सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि अब वज़ीर आज़म के नाम का हतमी फ़ैसला नून लीग ने करना है। और अगर वज़ीर आज़म के नाम का फ़ैसला नून लीग के इख्तियार में है तो फिर मुझे ये लग रहा है कि शायद सिनेरियो चेंज हो जाए। शायद वज़ीर आज़म के लिए एक बार फिर मियाँ नवाज शरीफ का नाम जो है वो ज़्यादा कंसीडर करना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में एक सोच तो ये पाई जाती है कि वज़ीर आज़म के लिए मियाँ नवाज शरीफ सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हैं। और उसकी वजह भी है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ आते हैं तो फिर जो हमारे खलीजी दोस्त ममालिक हैं, चीन है, दीगर जो ममालिक, इनके साथ ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे क्योंकि वो मियाँ नवाज शरीफ पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। लेकिन इसके साथ साथ ये जो सिचुएशन पैदा की जा रही है ना कि जी ऐवान सदर के हवाले से, खुफिया मुलाकातों के हवाले से, एक तो मुलाकात ऐवान सदर में हुई वो तो सबके सामने थी, लेकिन एक मुलाकात का बड़ा चर्चा रहा, वो थी अडयाला जेल में, जिसमें कहा गया जी बड़े ताकतवर लोगों ने इमरान खान से मुलाकात की है
और इस मुलाकात में उनकी वो बड़ी मिन्नतें वगैरह की गई हैं। और फिर ये भी कहा गया कि जनाब अली इमरान खान की सज़ाएँ और रिहाई, बनी गाला में मुंतकली और जो सारी चीज़ें चलती रहीं। मैंने इस पर जो है वो कल भी वीडियो की थी और मैंने आपको बताया था कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। और ये जो बदतमीज़ ब्रिगेड है ये खुद प्रोपेगेंडा इस तरह का करते रहते हैं, झूठ होता है। अब इमरान खान ने इसकी तस्दीक कर दी ना कल। इमरान खान ने भी कहा कि जी मुझे तो किसी ने मेरे साथ मुलाकात नहीं की। इवन कि जब से इमरान खान गिरफ्तार हुआ है, इमरान खान को तो किसी ने जनाब कोई पैगाम तक नहीं भेजा। ये जो कहते थे ना मुझे 3 साल की डील की ऑफ़र की गई है, अच्छा वो भी माशाल्लाह तब उन्होंने कहा जब सज़ाएँ होगी। हालांकि उससे कितनी देर पहले ये मामला चल रहा था, कभी इमरान खान ने कहा, बल्कि वो कहता था मैंने ना तो कभी किसी ने मुझसे रब्ता किया, ना मेरे साथ कभी किसी ने कोई डील ऑफ़र की है। अब फिर उसने अपनी ही बदतमीज़ ब्रिगेड को जो है वो एक बार फिर झूठा करार दे दिया है। लेकिन जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो हैं इनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है, अजीब किस्म के ये मुतालबात कर रहे हैं। ये कहते हैं जी सदर साडा ते हुकूमत भी साडी, वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ का होगा। और लतीफ़ खोसा साहब का ये कहना है कि जी इमरान खान साहब की सज़ाएँ फौरी तौर पर कलअदम करार दी जाएँ और इस हवाले से सदर मुमलिकत को आइनी इख्तियार हासिल है, वो हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इन इंतखाबात के नताइज के बाद इमरान खान की सज़ाएँ कलअदम दें, कलअदम करार दे दें। क्यों दे दें? वो कहते हैं जी इस वक्त तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा बड़ी जमात के तौर पे उभरी है और ये जो वोट है ये इमरान खान का वोट है और पाकिस्तान की इन वोटर्स ने ये फैसला दिया है कि इमरान खान बेकसूर है, लिहाजा इमरान खान की सज़ाएँ कलअदम करार दी जाएँ और इनको रिहा कर दिया जाए। अगर ऐसे ही फैसले होने हैं तो फिर तो सर किसी के खिलाफ अदालत कोई फैसला नहीं कर सकती। हर बंदा जो है वो अपने अपने मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने अगर किसी गांव वगैरह में, पिंड वगैरह में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या कत्ल भी हो गया, वो बंदा अपने उसी हलके में, अपने उस पिंड में, गांव में, शहर में जहां भी हुआ है, वो जनाब वहां पे कोई इस तरह का रेफरेंडम करवा दे और एक फर्जी किस्म का जो है वो रिजल्ट दे दे कि जनाब ये देखें इतने लोगों ने कहा इस टोटल पिंड में जो है वो अपना 5,000 लोग हैं, इन 5,000 में से देखें जी 3,500 लोगों ने कहा कि ये बंदा जो है ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, तो लिहाजा इसकी सज़ाएं माफ़ कर दी जाए। ये नहीं हो सकता सर, ऐसे नहीं होगा। पाकिस्तान आइन, कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक बढ़ेगा। असल में प्रॉब्लम ये है कि इनको आदत पड़ी थी सहूलतकारी वाली। जैसे पहले इमरान खान गिरफ्तार हुआ तो बुला नहीं लिया गया था बंदियाल साहब की तरफ से, गुड टू सी यू कहा गया, फिर उनके लिए जो है वो पुलिस लाइन में बाकायदा तौर पे एक लग्जरी किस्म का इनको रात गुजारने का मौका दिया गया और अगले दिन की ज़मानतें हुई और प्रोटोकॉल के साथ इनको वापस इस्लामाबाद से ज़मान पार्क भेज दिया गया। तो इनको आदत उसकी वैसी पड़ी है, इसलिए ये कहते हैं कि जनाब ये हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर ये सदर अलवी साहब इतनी पावरफुल होते ना तो अब तक बहुत कुछ कर चुके होते। खैर इनको तो फिक्र है कि जो मिल रहा है वहाँ से उसको जितने दिन इकट्ठा कर सकते हैं वो कर लें, और इसके अलावा इनकी मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा पावर नहीं है। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।